स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक विकृति जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि डिफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब विकृति कैसे होती है किसी भी वस्तु में, मटेरियल में, जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, चाहे कंप्रेसिव फोर्स हो, चाहे टेंसाइल फोर्स हो, चाहे मतलब शियर फोर्स हो, तो क्या होगा, उसके जो आकार, शेप, साइज, उसमें क्या होता है, चेंजेस आता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो उसके क्रिस्टल है, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो उसके क्रिस्टल है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसी कारण उसका क्या आ जाता है, जो उसका शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाता है। ओके, तो यही है आपका डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन बेसिकली मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये और फोर्स किसी कारण हो सकता है, फिजिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस के कारण भी हो सकता है। फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस मतलब आपका भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। फिजियोकेमिकल मतलब क्या होता है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। ओके अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा ही हुआ है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको क्या है एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे इलास्टिक को हम लोग लोचदार बोलते हैं, मतलब जितना फैलता है, ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक ही, और डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण। हिंदी में डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, विरूपण बोलते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने बताया था कि देखो, जैसे कि ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु का क्रिस्टल ये है। अब इसमें यदि सपोज टू क्या लग रहा है, कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये इसका शेप क्या हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज हो जाता है, ठीक, तो फैल जाता है या तो फिर टूट जाता है, सॉरी फैल जाता है या तो फिर क्या हो जाता है, डिफॉर्म, क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, विरूपित हो जाता है। मतलब जो जैसा जिस आकार का दिख रहा है, इस आकार का, वो उसी आकार का इस फोर्स को हटाने के बाद उसी आकार का नहीं रह पाता उसी आकार का, जब मैं फोर्स को हटा लेता हूं तो, ठीक। तो ये मैंने बताया था कि ये प्लास्टिक यदि सपोज टू उसी आकार का रह जाता है तो क्या कहलाएगा, इलास्टिक। क्या कहलाता है, इलास्टिक। ओके, जैसे कि मैंने बताया था इलास्टिक। और यदि उसी आकार का नहीं रह पाता तो क्या कहलाता है, प्लास्टिक। ओके, या लोचदार इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको प्लास्टिक ही बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लास में बताया था कि डिफॉर्म सबसे पहला क्या होता है, मतलब यदि डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो ही होगा, एक इलास्टिक होगा और प्लास्टिक होगा, ठीक है। इलास्टिक क्या होता है, रिमूवेबल, मतलब जैसे ही मैं लोड को हटाऊंगा, जो भी लोड लगा रहे हैं, जो भी फोर्स लगा रहे हैं, उसको हटाने से वापिस अपने आकार पे आ जाता है, ठीक। एक बार इसको मिटा के मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्या होता है, ये वापिस अपने आकार पे या शेप पे आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, इसका आकार चेंज हो जाता है, वापिस नहीं आ पाता, वापिस नहीं आ पाता। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक, ठीक है, परमानेंट रह जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके बताया था, रबड़ को खींचो खींचो को उसका छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब वापिस अपने ओरिजिनल शेप पे आता है, ठीक। बट जैसे मैंने ज़्यादा खींच दिया तो कई बार क्या होता है कि वो ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाता, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, उसका शेप चेंज हो गया। तो वैसे ही आप हेलिकल स्प्रिंग कैसे रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक। अब इस पे ये लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये दबता है नीचे, नीचे कंप्रेस होगा, और जैसे खींचोगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे, ऐसा खींचता हूँ मैं तो क्या होगा, ये नीचे खिंचाएगा, ठीक है। ये ऊपर ऐसा यदि मैं खींच लेता हूँ तो ऊपर खिंचाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो दबेगा। बट यदि मैं इसको ज़्यादा खींच दिया, ज़्यादा दबा दी, तो क्या होगा, कई बार ये शेप चेंज हो जाता है, चेंज होता है स्प्रिंग, ज़्यादा मतलब क्या हो जाता है, अपना शेप चेंज करके लेंथ इसका
बढ़ जाता है। तो यदि इस लोड को हटाने के बाद ये उतने ही आकार का रहता है, उतने ही आकार का आता है, तो क्या कहलाएगा, इलास्टिक। और यदि लोड हटाने के बाद ये आकार चेंज कर देता है, बढ़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक। ठीक है। अब इलास्टिक भी दो टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस, टाइम डिपेंडेंट। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मैंने लोड लगाया, लोड हटाया, तुरंत अपनी जगह पे आ गया। ठीक है। टाइम डिपेंडेंट मतलब थोड़ा टाइम लेता है। वैसे ही प्लास्टिक में दोनों अलग अलग, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, और टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम। ठीक है। तो लेके अपने शेप पे, टाइम के बाद भी शेप पे नहीं आ पाता। तो ये दोनों का क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस पे डिस्कस की हुई है। ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेके आप अच्छे से समझा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यस ये रबर और स्टील का भी एग्जांपल लिया था। यस, तो यहाँ पे कई लोगों का मानना है, जो मैं आपको पूछ रहा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो आप देखेंगे, लास्ट लेक्चर आप ये करेंगे, तो उसमें मैंने बताया था, पूछा था एक क्वेश्चन कि रबर और स्टील कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी, किसकी इलास्टिक ज़्यादा है, किसको बोलेंगे अच्छा इलास्टिक मटेरियल है। सभी सोच रहे होंगे रबर, बट रॉन्ग, ये स्टील होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं स्टील का जो क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ये है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यदि आप इस पे जैसे फोर्स लगाएंगे, तुरंत रिएक्शन इसको मिलता है, तुरंत ये चेंजेस आता है। अभी मैं आगे चल कर अभी बताऊंगा, इफेक्ट बताऊंगा, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी स्टील क्या है ज़्यादा, शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा सा हिंट किया था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको बाद में भले ही डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने दोनों बताया था, रबर और स्टील दोनों क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये प्लास्टिक नहीं है। ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप ले सकते हो जब जैसे किसी इलास्टिक को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, एक एंड आता है तो वो फैल जाता है, फैलने के बाद वापिस अपने शेप पे नहीं आता। ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक वैसे ही आपका आप बोल सकते हैं, जैसे कि हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग में ज़्यादा फोर्स लगा दिए, ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लगा दिए, तो क्या होगा, ज़्यादा खींच जाता है, वो खींच जाता है, फिर ओरिजिनल शेप में नहीं आता, फैल जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। स्थायी विकृति जो जब भी बनी रहती है, तब विकृत भार को हटा दिया जाता है, सॉरी, तब भी बनी रहती है जब विकृत भार को हटा दिया जाता है। यस, मतलब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन, जब मैं लोड को हटा भी दूं तो भी वो वैसे ही बना रहेगा, जैसे जितना खींचा उतना ही रहेगा, या मतलब जो वास्तविक स्थिति थी पहले उसके जैसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। और हमेशा जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होगा, जब इलास्टिक, ऑलवेज आफ्टर इलास्टिक लिमिट। ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होगा, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, मतलब वो इलास्टिक लिमिट तक खींचेगा। ठीक। वो उस तक इलास्टिक लिमिट तक क्या रहेगा, उसके पास क्षमता रहेगी कि वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, जैसे कि ये, तो यहाँ तक का क्षमता रहेगा कि वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए। बट जैसे ही मतलब वहाँ पे क्या होगा, ये लिमिट क्रॉस करेगा, वो अपने शेप पे नहीं आ पाएगा। तो अभी हम लोग ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। ओके। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को हम अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे बनाते हैं हम। बट उससे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। नहीं पता होगा तो मैं आगे और डिस्कस करूंगा। ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस होता है स्ट्रेन, चेंज इन इलॉन्गेशन क्रिएटेड बाय ओरिजिनल एरिया, सॉरी ओरिजिनल लेंथ। ठीक। तो ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन हुआ। आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ये लीनियर नहीं होता, लीनियर नहीं होता मतलब जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसको और अच्छे से समझते हैं। ये तो ये यदि एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, लीनियर हुआ।
स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये लीनियर नहीं होता, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है लाइक ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लीनियर नहीं होता है। लीनियर है मतलब क्या है, वो इलास्टिक है। लीनियर है तब तक क्या है, वो इलास्टिक है। मतलब जैसे जैसे मैं इसका मान बढ़ाते जाता हूँ, इसका मान बढ़ाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, या फिर इसका बढ़ाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। वो क्या कहलाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये बढ़ते जाएगा, ओके। सॉरी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा। और जैसे ही मतलब ये लीनियर नहीं रह पाएगा, ये लीनियर नहीं होगा, क्या कहलाएगा वो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है, ओके। यस, एग्जिबिट यील्ड पॉइंट फिनोमिना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ही यील्ड पॉइंट फिनोमिना आता है। यील्ड पॉइंट फिनोमिना मतलब क्या, जिस पॉइंट पे वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है। ये दो टाइप का होता है, लोअर इन मतलब मैक्सिमम यील्ड पॉइंट और लोअर, हाई और लो, ठीक है। सिंपल सी बात अपन बोल सकते हैं। देन कंटिन्यू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लीड्स टू फ्रैक्चर, ठीक। अब यदि कंटिन्यू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है एट द एंड। आप देखना किसी भी मटेरियल को, जैसे कि स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग को खींचते रहो, ठीक है। खींचने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है इन द सेंस, पहले इलास्टिक डिफॉर्म होगा, पहले वापस अपने शेप को लेने की कोशिश करेगा, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा जाता है कि खिंचा जाता है। वो खिंचा जाता है मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप को लेने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, अपने ओरिजिनल आकार में आने की कोशिश नहीं करता, ठीक। और ज्यादा खींचते हैं तो टूट के हाथ में आ जाता है, ठीक। तो वो पहला प्लास्टिक पार्ट हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देन सेकेंड, जब वो अपनी ओरिजिनल शेप को लेने की कोशिश नहीं करता, ओरिजिनल मतलब अपने वास्तविक आकार पे आने की कोशिश नहीं करता, तो प्लास्टिक डिफॉर्म हुआ, और फिर वो टूट के आ गया हाथ में, तो वो दैट इज क्या, डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर, दैट कॉल फ्रैक्चर, ठीक है। तो फ्रैक्चर की बात करूंगा तो जनरली जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल तुरंत, ब्रिटल मतलब भंगुर, तो वो जैसे ही आप भंगुर मटेरियल, कभी भी इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं रहती, जैसे ही आप उसको मारोगे या फोर्स लगाओगे, ऑटोमेटिकली वो डायरेक्ट टूटता है, न कि प्लास्टिक पहले इलास्टिक डिफॉर्म होगा, इलास्टिसिटी, या फिर पहले डायरेक्ट मतलब प्लास्टिक ये डिफॉर्म होगा, देन क्या बोलते हैं फ्रैक्चर होगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली प्लास्टिक पॉइंट पे आने के बाद टूट जाएगा, ठीक। देन निकिल, सॉरी, और जबकि आपका डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मतलब क्या होता है कि लचीलापन, जैसे ही आप उसको फोर्स लगाओगे वो क्या होगा, पहले इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, देन प्लास्टिक लिमिट तक जाएगा, देन फिर लोअर एंड पॉइंट एंड देन फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ये वाला, जैसे कि यहाँ से मैं एक कर्व से बताता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यस, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, इलास्टिक, ये लिमिट इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे कि मैंने बता रहा था। और ये इधर का क्या कहलाता है, प्लास्टिक। तो ऑलवेज प्लास्टिक आफ्टर इलास्टिक, इलास्टिक के बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये करते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, जैसे ही मैं कोई भी लोड दिया या फिर जो भी पहले से मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको हटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा इन सेंस वापिस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्प्रिंग पे मैंने लोड लगाया तो ये वापिस अपने शेप पे आ जाएगा। फिर ये आप रबड़ को खींचोगे, ठीक है, तो भी ये चेंज होगा, उसके बाद वापिस अपने शेप पे आ जाएगा। ये शेप पे आ जाता है तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब अपने मूल आकार की तरह वापिस ले लेती है, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल स्टोर्स एनर्जी विच इज रिकवर्ड व्हेन लोड इज रिमूव्ड, ठीक है। जब हम मतलब फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, और जैसे ही हटाते हैं वो अपने वापिस रिकवर होकर वापिस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे यदि किसी भी मटेरियल पे मैं कोई लोड लगाऊंगा तो वापिस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा ये, ठीक है, इस पॉइंट तक का,
ठीक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन पे, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं, सॉरी एक लीनियर, मतलब जैसे ही स्ट्रेट, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, ऐसा। ठीक है, ये एक लीनियर लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कर्वेचर और वो नहीं है। ठीक, देन उसके बाद प्लास्टिक में, यस, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, आप लोग पढ़े होंगे, हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमेशा इलास्टिक जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? हुक्स लॉ। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहां से हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक, तो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिसके थ्रू डिफॉर्मेशन को अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस को देखो, स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ड्रॉ किया, वाई और एक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन है, ये पॉइंट, इसको मैं देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी और इसको देता हूँ सपोज टू सी। तो ए से बी तक का इलास्टिक कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि वो लीनियर है। देखो एक मतलब एक लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे स्ट्रेट सीधी रेखा ही बोल सकते हो, यहाँ से सीधी रेखा ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, देन बी से सी, बी से जो सी है वो प्लास्टिक, जैसे ही बी पॉइंट क्रॉस होगा कर्व, कर्व में आ गया, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये लीनियर नहीं रह गया, सीधा रेखा नहीं रह गया, मतलब वहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और यहीं से यील्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये अलग अलग मटेरियल का है। जैसे कि मैंने बताया था दो टाइप का मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है और डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है यार, देखो जैसे कि ये ओ हुआ और ये ए पॉइंट हुआ, ए, यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ बी, सॉरी ए डेज। ठीक, और यहाँ से देखो ओ टू ए, ओ टू ए के बाद डायरेक्ट जाके क्या हो जा रहा है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब टूट गया। तो ये ब्रिटल मटेरियल है, भंगूर है, मतलब ओ टू ए इलास्टिक लिमिट तक गया, फिर प्लास्टिक लिमिट नहीं आया, वो डायरेक्ट क्या हो गया, टूट गया, जैसे ही प्लास्टिक पॉइंट आया वो टूट गया। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है आपका ब्रिटल मटेरियल। बट ओ टू ए जाने के बाद, ठीक है, अपर इल पॉइंट देन लोअर इल पॉइंट तक आया और थोड़ा सा प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ, शेप अपने वापिस शेप पे नहीं आ रहा है। ठीक है, पर टूटा नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर से मैंने फोर्स लगाना चालू किया तो क्या होगा, एक पॉइंट के आने के बाद क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो ये तो हुआ मतलब आपका इलास्टिक, सॉरी ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल का। और यदि मतलब प्लास्टिक वेरी शॉर्ट इलास्टिक रीजन, मतलब बहुत कम इलास्टिक ये रहेगा, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा। तो सीधा सिंपल सी बात, यदि मेरे को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए बोलता है तो ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल मतलब भंगूर मटेरियल, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेस स्ट्रेन है तो सीधे स्ट्रेट लाइन पे। और यदि मैं किसकी बात करता हूँ, डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूँ, तो ये पहले ऐसा जाता है इसकी स्ट्रेट लाइन पे, देन एक थोड़ा सा कर्व बनाएगा, कर्व बनाने के आके एक जगह फ्रैक्चर होगा, तो डक्टाइल मटेरियल। तो ये बिल्कुल याद रखना। और ये पूछता है स्ट्रेस स्ट्रेट डायग्राम फॉर मटेरियल, डिफरेंट टाइप के मटेरियल। तो नॉन फेरस मटेरियल्स में अब ब्रिटल देन डक्टाइल, देन ये आप बना सकते हैं, सॉरी नॉन फेरस नहीं, चलते हैं पॉलीक्रिस्टल मटेरियल्स के लिए बोलता है। ठीक, देन नेक्स्ट है स्लिप एंड ट्विनिंग। ठीक, तो अब डिफॉर्मेशन जो होता है, तो डिफॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक स्लिप होगा एक ट्विनिंग होगा। हम लोग, सॉरी डिफॉर्मेशन तो मैंने बता दिया इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ओके, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्लास्टिक विकृति। ठीक है, तो ये उसमें क्या होता है, प्लास्टिक विकृति में अब दो टाइप का होगा, एक स्लिप होगा या तो फिर ट्विन होगा। ठीक, तो स्लिप क्या होता है और ट्विन क्या होता है, ये हम अभी पढ़ते हैं। ओके, सो स्लिप, स्लिप मीन्स क्या, देखिए ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ, ये बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ किसी भी मटेरियल का।
ठीक है, चलो एक वस्तु है जिसका एक बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। स्लिप मीन्स क्या, जब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, कोई शियर स्ट्रेस लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, चलो इधर से ये लग रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, देखो इधर ये अपना क्रिस्टल, यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्लिप हो गया, एक सरफेस के ऊपर दूसरा लेयर जो है वो आगे बढ़ गया। ये देखिए यहाँ तक का क्रिस्टल सही रहा, देन ये दूसरा लेयर, दूसरा जो लेयर था वो क्या हो गया, खिसक गया, इसी के ऊपर ये दूसरा लेयर खिसक गया। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्लिप। स्लिप मतलब खिसक गया वो, यहाँ पे एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरी लेयर, मतलब लेयर जो था दोनों का एक ही में रहना था आकार में, बट वो खिसक के आकार चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर में जैसे ही मैंने ये लगाया स्ट्रेस क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, जैसे ही इस पे शियर स्ट्रेस लगा, मतलब फोर्स लगा, तो ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया शेप। और शेप कैसे चेंज हुआ, खिसक के, एक लेयर इधर आ गया, एक लेयर ऊपर चले गया। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, स्लिप। ठीक है। ट्विनिंग, ट्विनिंग क्या होता है, ठीक है, स्लिप और ट्विनिंग में बहुत माइन्यूट, मतलब सॉरी, स्लिप और ट्विनिंग में अंतर मैं इसको आप बताऊंगा, मतलब जो अंतर है वो बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक लेयर, मतलब जैसे लेयर वाइज रहता है, क्रिस्टल्स देख रहे हो, अलग अलग क्रिस्टल्स में जो आपका मटेरियल है वो, ठीक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप दे सकते हो इसको, परमाणु। तो इसका जो एटम्स है एक लेयर में, एक लेयर में खसक जाता है, तो क्या कहलाएगा, स्लिप। ट्विनिंग क्या कहलाएगा, मिरर इमेज, मतलब जैसे कि एक मिरर, अपने मिरर इमेज में क्या होता है, सिमिलर आपका वो वापिस क्या हो जाता है, चेंज कर देता है एटम्स को। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये आपका इधर के एटम्स और इधर के एटम्स, क्या मिरर इमेज, मतलब जस्ट ये दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर, ये इसका मिरर इधर दिखेगा, इस साइड दिखेगा, सॉरी, हाँ, ये दोनों के ये में इसका मिरर इधर दिखेगा, मिरर इमेज बना लेता है, वो क्या कहलाता है, ट्विनिंग। देखिए जैसे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये इसका मिरर इमेज बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ट्विनिंग। मिरर इमेज कैसे बोल सकते हैं, देखिए इसका जितना डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, उतना ही किसका रहेगा, यहाँ पे ये इसका, इसका, ये जस्ट इसका मिरर इमेज है। ये देखिए इसका ये, इसका ये, तो ये आपस में क्या बना लिया, डायगोनल, ये मिरर इमेज में इतना ही ये इधर रहेगा और इतना ही यहाँ पे रहेगा, तो ये मिरर इमेज बना लेता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ट्विनिंग। दोनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन, अंतर मैं बोल सकता हूँ स्लीप और ट्विनिंग का, तो डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड ट्विनिंग। ठीक है, तो स्लीप और ट्विनिंग का अंतर क्या है, तो सबसे पहले यदि मैं अंतर की बात करता हूँ तो क्रिस्टल ओरिएंटेशन, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल ओरिएंटेशन। ठीक है, क्रिस्टल ओरिएंटेशन मैंने बताया था, ये क्रिस्टल ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो स्लीप में क्या होता है, सेम अबाउ एंड बिलो द स्लीप प्लेन। देखिए ये मात्र एक प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो खसक जाता है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे खसक जाएगा वो, दैट कॉल स्लीप। ठीक है, डिफर अक्रॉस द ट्विन प्लेन, डिफर अक्रॉस द ट्विन प्लेन मतलब जिसके ये में ट्विस्ट हो रहा है, जिसके ये में ट्विन हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्विन हो गया, अब वो ये वाला चेंज हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, देन ये साइज, मल्टीपल्स फ्रैक्शन, मतलब इसका जो रहता है ये मल्टीपल, ये बहुत सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और ट्विन में क्या होता है, फ्रैक्शंस, मतलब छोटा सा आकार भी हो जाता है, छोटा सा मतलब क्रिस्टल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, ऑकर्स ऑन वाइडली स्प्रेड प्लेन्स, मतलब पूरा ये प्लेन पे ऑकर होता है, ये पूरा प्लेन खसक गया। ठीक है, और ये एवरी प्लेन ऑफ रीजन इन्वॉल्व, मतलब ये वाला एरिया, थोड़ा सा जो एरिया है, जितना प्लेन का वो एरिया है, वो पूरा रीजन क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। ये देखिए रीजन इन्वॉल्व है, ठीक है, उतना एरिया
इन्वॉल्व है। टाइम रिक्वायर्ड मिली सेकेंड, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, और उससे भी कम माइक्रो सेकेंड्स, मतलब उससे भी कम टाइम लगता है किसके लिए, ट्विनिंग के लिए। तो पहले मटेरियल ट्विन, मतलब जैसे उसको ये कर रहे हैं तो ट्विन हो जाता है, ठीक, देन स्लिप होता है। तो उसके बाद फिर ऑकरेंस ऑन मैनी स्लिप सिस्टम सिमुलेशनली, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन फॉर ईच क्रिस्टल। तो ये क्या हुआ, इसका डिफरेंस हुआ। आपको डिफरेंस लिखने को आ भी सकता है, स्लिप और ट्विन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही लेते हैं। देन कल की क्लास में फिर मैं आपको जो यील्ड पॉइंट फिनोमिना है वो आपको समझाऊंगा। ओके, यील्ड पॉइंट फिनोमिना आपको कल की क्लास में समझाता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।